हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ध्रुव एजुकेशन चैनल। और आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता, जिसको इंग्लिश में लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। और इससे पहले जो हमने क्लास डिस्कशन करी थी वो थी अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया है उसे? क्योंकि उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में जानकारी के स्रोत रहे हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद रहे हैं, वेदांग रहे हैं। तो ये सारे इस उत्तर वैदिक काल में जानकारी के स्रोत रहे हैं। और आज में हम उत्तर वैदिक काल में ये भी देखेंगे, अर्ली वैदिक काल में हमने पढ़ा था वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वोमेन की स्थिति कैसी थी उस टाइम पे, किस तरह से वे लोग पूजा करते थे, राजा की क्या स्थिति थी वहाँ। और ठीक है, तो वो हम सब डिस्कशन कर चुके हैं उसमें। और उत्तर वैदिक काल में अब हम पढ़ेंगे कि राज्य की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, और किस तरह से उनकी जो धार्मिक कर्मकांड करते थे, पूजा करते थे, तो अब किस तरह से उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था सब में। तो वो सब चीज़ हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा और ये इनकी भौगोलिक स्थिति क्या रही। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे उनका इनिशियल पीरियड देख लिया था, नॉर्थ प्लेन्स में थे वे, और जो हमारा जो गंगा का मैदान था वहाँ रह रहे थे वे। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलना शुरू कर दिया था, उसकी जानकारी हम अब देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या रहा है? ये रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, क्या स्रोत रहे हैं अभी बता दिए। ऋग्वैदिक काल जो था उसकी जानकारी का स्रोत तो क्या रहा है? ऋग्वेद रहा है। और उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता थी इसकी जानकारी का स्रोत क्या रहा है? ये थे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। इन सब से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चला है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है इसमें कि हमें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी कहाँ किस किस ग्रंथ से प्राप्त हुई है। चलिए, अब देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। उत्तर वैदिक आर्यों की भौगोलिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। तो अब हमने देखा था कि जो ऋग्वेद था, जो ये 15 सबसे पहले हमारा ये अर्ली वैदिक पीरियड था, ये चला था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, और इसमें जो था इसकी जानकारी हमें किससे मिली है? ऋग्वेद से मिली है। ऋग्वेद इसका महत्वपूर्ण स्रोत था जानकारी का। और इससे हमें ये भी पता चला है कि जो आर्य थे सबसे पहले वे आए थे नॉर्थ वेस्ट में, और जो पंजाब का जो प्लेन्स था वहाँ आए थे। ये जो जहाँ सर्कल हो रहा है ये, कि आर्य सबसे पहले यहाँ आके बसे थे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में क्या चेंज हुआ? उत्तर वैदिक काल की पहले देखेंगे कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या रहे हैं। यजुर्वेद अभी बताया पीछे भी, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण और उपनिषद, ये सब इनकी जानकारी के स्रोत हैं। और इससे पता चला है हमें कि अर्ली वैदिक, ये जो लेटर वैदिक पीरियड था इसमें आर्य जो थे पूर्व में भी बसना शुरू कर दिया था इन्होंने। अब तक तो ये वेस्ट में ही थे और नॉर्थ प्लेन्स में थे, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे पूर्व में भी आना शुरू कर दिया था। और जितना भी ये जो आगे मैप में दिखाऊंगी मैं, जितना भी ये मध्य भारत था, आर्यव्रत था, और जो दक्षिण पथ था, इस पे सारे में आर्यों ने कब्जा कर लिया था। मतलब यहाँ सारे में आर्य फैल गए थे, यहाँ उन्होंने सब में अपना निवासी स्थान बना लिए थे। और ये पता चला है कि अंडमान सी, इंडियन ओशियन, यहाँ भी ये इनके साक्ष्य मिले हैं। और हिमालयन पीक पे भी रहते थे ये, विंध्य माउंटेन्स में भी रहते थे। तो ये सब अब यहाँ सारे में इन्होंने फैलना शुरू कर दिया था।
उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक सीमा का विस्तार गंगा के पूर्व में हुआ है। ठीक है, पहले वेस्ट में थे, अब पूर्व में हो गया था। सप्त सैंधव प्रदेश से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने संपूर्ण गंगा घाटी पर प्रभुत्व जमा लिया था। सप्त सैंधव जहाँ सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदियाँ थी वहाँ तक थे, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और जितना भी जो गंगा मैदानी क्षेत्र था उस पर सब पे इनका प्रभुत्व हो गया था। इस प्रक्रिया में कुरु एवं पांचाल ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। कुरु की राजधानी थी आसंदीवत उस टाइम, और पांचाल की थी काम्पिल्य। कुरु लोगों ने सरस्वती और दृष्टदती के अग्रभाग जैसे कुरुक्षेत्र था, दिल्ली, मेरठ, इन सब पे अधिकार कर लिया था। कुरु जो थे, कुरु और पांचाल जो थे उस टाइम पे क्या थे, राज्य बन गए थे ये भी। ठीक है, पहले राज्य नहीं थे, पहले ऋग्वेदिक काल में कबीले थे, राज्य का नाम ही नहीं था, राष्ट्र का कुछ नाम नहीं था उस टाइम। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र बनने शुरू हो गए थे, राज्य बनने शुरू हो गए थे। देखो अभी इसमें मैप में यही दिखाया गया है कि आर्य आए थे, धीरे धीरे इसने ये किस में आ गए थे, इंडो गंगेटिक प्लेन जो थे इनमें बसना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ये सारे ये हमारा जो ये आर्यव्रत बताया गया है जिसको, इसमें फैल गए थे, फिर मध्य भारत में फैले और फिर दक्षिणापथ जो दिखाया गया है यहाँ भी इनका कब्जा हो गया था सारे में। चलो सॉरी, सॉरी। चलिए, तो अभी हमारा उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा रहा है। अभी तो हमने क्या पढ़ा था, ये हम पढ़ रहे थे इनका भौगोलिक जीवन, भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ कैसे कैसे बढ़ता चला गया और कैसे कैसे ये पूरे भारत में फैलते चले गए। अब हम ध्यान रखेंगे कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है। तो पहले कबीले थे छोटे छोटे ऋग्वैदिक काल में, अब क्या हुआ, कबीले जो थे जुड़ के क्या बने, जनपद बन गए थे। देखो पहले क्या था, परिवार सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, परिवार को ही क्या कहा जाता था, कुल। उसके बाद क्या बन गए थे, कुल मिला के ग्राम बन गए थे, ग्राम के बाद बने थे विशु, और विशु को मिला के बने थे जन। और जन का लीडर कौन होता था, राजा होता था। अब जो जन थे उन्हें जनों को मिला के क्या बन गए थे, जनपद, और जनपदों को ही क्या कहा गया, राष्ट्र कहा गया। ठीक है, अब राष्ट्र का जो मुखिया था वो था कौन, राष्ट्र का लीडर कौन बना था, ये बन गया था राजा। और अब राजा शक्तिशाली हो गया था इस पीरियड में। ठीक है, सभा और समिति थी पहले राजा की हेल्प करने के लिए सभा समिति होती थी, और समिति जो थी वो राजा पे क्या करती थी, नियंत्रण भी रखती थी ताकि राजा निरंकुश ना हो। लेकिन अब सभा और समिति का क्या हो गया था, अंत हो गया था, राजा शक्तिशाली हो गया था इस टाइम, और स्त्रियों को भी क्या कर दिया गया था, सभा से बहिष्कृत कर दिया था। अब स्त्रियां सभा की सदस्य से बहिष्कृत कर दिया गया था स्त्रियों को। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, सबसे पहले इसी काल में आया था राष्ट्र। ठीक है, बता दिया कैसे कैसे राष्ट्र बने। शतदल ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। किन्हें, राजाओं को। राज के प्रशासन में आए परिवर्तन और कर्मकांडों के विधान जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय, राजा इन सब यज्ञों को करवाता था, और इसका ये था कि अगर वो इन सब यज्ञ को करवाएगा तो उसकी शक्ति में और भी वृद्धि होगी, वो पावरफुल बनेगा और भी। ठीक है, तो ये थे राजा की स्थिति में क्या चेंज हुआ। अब है ये कि ये था उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, विदेह ये प्रमुख राज्य थे, राज्य बनने शुरू हो गए थे अब तो ये सारे उस टाइम के राज्य हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विंध्य में दक्षिण में नहीं हो पाया था। क्या आर्य सभ्यता का विस्तार जो है, ये कहते हैं कि दक्षिण में नहीं हो पाया था इतना। दक्षिण में मिले तो हैं वैदिक टेक्स्ट वहाँ भी उनके, लेकिन उनका उतना विस्तार दक्षिण में नहीं था जितना नॉर्थ में रहा है। विदेह नामक एक राज्य था जिसके राजा कौन थे, जनक थे। गंगा के दक्षिणी भाग में विदेह के दक्षिण में मगध राज्य था। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, ये आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि उस टाइम के कौन कौन से राज्य बने थे। ठीक है, और राज्य के आकार में क्या हो गया था, वृद्धि हो गया था। राज्य के आकार में वृद्धि हुई तो राजा की शक्ति बढ़ी और राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। अब राजा अपनी सारी प्रजा का स्वतंत्र स्वामी होने का दावा करता था, प्रजा का स्वामी बन गया था। अब वे प्रजा का सेवक नहीं रहा था। ऋग्वैदिक काल में वो सेवा करता था, कबीले का नायक था, संरक्षक था।
लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या बन गया था, ये स्वामी बन गया था। ठीक है। और शासन पद्धति कैसी थी, राजतंत्रात्मक हो गई थी। पद वंशानुगत हो गया था कि राजा, राजा का फिर बेटा और बेटे का फिर बेटा। अब वंश वंश में चलता था राजा राजा का शासन। ठीक है। अब राजा जो है कबीले का रक्षक या नेता ना होकर क्या बन गया था, विस्तृत भाग का एक छत्र शासक बन गया था ये। यहाँ देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ सभा समिति डिमिनिश, खत्म हो गई थी इम्पोर्टेंस, कोई रही नहीं थी सभा समिति की इम्पोर्टेंस। राजन था, राजन में के नीचे कौन होते थे, पुरोहित थे, हेल्प करने के लिए सेनानी थे। अब और ऑफिसर आ गए थे, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर आ गया था जो खजाने का अधिकारी था, टैक्स ऑफिसर आ गया था जो टैक्स वसूलता था जनता से, और रॉयल मैसेंजर आ गए थे। ठीक है। ये सब इसके नए अधिकारी बना लिए थे राजा ने अपने। और क्या क्या करते थे ये उस टाइम, कौन कौन से यज्ञ इन्होंने शुरू कर दिए थे राजा ने, क्या ये टाइटल लेता था। देखो, राजा जो था ये यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ करता था। राजसूय यज्ञ ये कहा जाता है कि जब राजा का अभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ किया जाता था उस टाइम पे। और इससे ये राजा ये मानता है कि राजा को ना, जब वो राजसूय यज्ञ करेगा तो उसे दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। ये इसका मेन उद्देश्य था। अश्वमेध यज्ञ वही था, इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जहाँ जहाँ से घोड़ा बिल्कुल अगर कोई रोकता नहीं था, जिस क्षेत्र से बिना रोक के निकल जाता था घोड़ा, तो वो समझो वो राजा का क्षेत्र हो गया है अब। ठीक है। और जहाँ जो भी उस घोड़े को रोक लेता था तो उससे राजा उससे क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था उस टाइम। वाजपेयी क्या था, राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था जिसमें राजा का रथ उसके अन्य बंधुओं के रथों से आगे निकलता था। ठीक है, ये वाजपेयी यज्ञ था। अब ये राजा क्या क्या टाइटल ले लिए थे राजा ने, राजा अपने आप को क्या क्या कहलाना चाहते थे। एक रात कहलाते थे, बहुत सारे राजाओं को क्या कहा जाता है, एक रात। सम्राट कहलाते थे राजा, भोज की उपाधि ले ली थी उन्होंने, है ना। और अधिराज, राजाधिराज, ये सब उपाधियाँ थी उस टाइम पर राजाओं की। ये अहिल्या, भुवनपति, राजा, विश्वजन, ये सब क्या है, उपाधि हैं। राजा ने इस टाइम उत्तर वैदिक काल में ये सब उपाधि लेनी शुरू कर दी थी। ठीक है। पद कैसा बन गया था, आनुवांशिक हो गया था। सबसे पहले बड़े पुत्र को, फिर उससे छोटे पुत्र को, इस तरह से चलता रहता था। राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य का प्रशासन करता था और मंत्रियों को क्या कहा जाता था, रत्नीन। कौन थे, रत्नीन, मंत्री थे। ठीक है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे कि मंत्री को इस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में क्या कहा गया है, ये कहा गया है रत्नीन। ओके, चलिए अब है प्रशासनिक संस्थाएं। प्रशासनिक संस्थाओं में थी सभा, समिति, विदत, ये उस टाइम की प्रशासनिक संस्थाएं हैं जो राजा के प्रशासन में उसकी हेल्प करती थी। तो उत्तर वैदिक काल में सभा, समिति, विदत का महत्व क्या हो गया था, कम हो गया था और राजा की शक्ति बढ़ गई थी। और सभा, समिति, विदत जो थी, इनकी जो शक्ति, इनकी हाथ में जो पावर थी वो कम हो गई थी उस टाइम पे। विदत तो बिल्कुल पूर्णतः लुप्त हो गई थी, विदत तो रही नहीं थी संस्था, वो तो ख़त्म ही हो गई थी। सभा समिति का अस्तित्व था लेकिन इनके पास कोई भी अधिकार ही नहीं रहे थे उस टाइम पे। ठीक है। और या फिर ये थे, इन पे शक्तिशाली और जो धनी लोग थे उनका अधिकार हो गया था सभा समिति पे। स्त्रियां समिति में भाग नहीं ले सकती थी। ये इसमें दिखाया गया, पिक्चराइज कर दिया इसी चीज़ को। पावरफुल बन गया था, किंगशिप हेरिडिटेरी हो गई थी, इम्पोर्टेंस, सभा समिति की इम्पोर्टेंस लॉस्ट हो गई थी। ठीक है। चलिए, तो ये दिखा दिया प्रशासनिक संस्थाओं में क्या चेंज हुआ, राजा की स्थिति में क्या चेंज हुआ ये भी पता चल गया, प्रशासनिक संस्थाओं में क्या चेंज हुआ ये हो गया है। अब देखेंगे कि उस टाइम पे नए नए पदाधिकारी कौन कौन आ गए थे राजा के, जो प्रशासन में हेल्प करते थे। तो ये आगे थे पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी। पहले तो यही थे ऋग्वैदिक काल में ना, ऋग्वैदिक काल में कौन थे, ये थे पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी। अब कौन कौन आगे थे, अब ये आगे थे संग्रहित। संग्रहित कौन था, ये कोषाध्यक्ष था। भागदूत कौन था, कर संग्रह करने वाला था। और सूत था, सूत कौन था, ये रथवाहक था, रथ की देखभाल करने वाला, रथ चलाने वाला उसको कहा जाता था। और छतु या अक्षवाप जो थे, ये थे जुए का निरीक्षक करने वाले अधिकारी। गोविकर्तन था, ये कौन था, आखेट में राजा का साथी था गोविकर्तन। और पालागल था, ये नए नए कर्मचारी आ गए थे अब उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में सचिव नामक उपाधि का भी उल्लेख मिला है
कि उस टाइम पे सचिव भी होते थे। और उत्तरवैदिक काल के अंत में बलि और शुल्क के रूप में नियमित रूप से कर देना अनिवार्य बन गया था। बलि के रूप में या शुल्क के रूप में कर देना अनिवार्य हो गया था। राजा क्या बन गया था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। ऋग्वैदिक काल में न्याय का अधिकारी कौन था? पुरोहित था। और अब उत्तरवैदिक काल में कौन बन गया था? राजा बन गया था। अपराध संबंधी मुकदमों में व्यक्तिगत प्रतिशोध का स्थान था। न्याय में देवी न्याय का व्यवहार भी होता था। बस इसमें ध्यान रखेंगे कि अब न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन बन गया था? राजा बन गया था। और निम्न स्तर पर प्रशासन और न्याय कार्य कौन करती थी? ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतें थी उत्तरवैदिक काल से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये जितने भी पदाधिकारी हैं इनके इधर भी बता रही हूँ मैं, तो इनका ध्यान रखेंगे इनका काम क्या था। या ये भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो बताएंगे भागदधु। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके नाम ध्यान रखने जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैंने यहाँ लगाए हैं, बाकी हटा दिए हैं। जैसे पुरोहित है, पुरोहित कौन था? राजा का प्रमुख सलाहकार था, युद्ध में राजा के साथ जाता था और ये धार्मिक कार्य भी करता था पुरोहित। महिषी कौन थे? महिषी राजा की पटरानी थी। ये प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायक और सलाहकार के रूप में काम करती थी। युवराज कौन था? ये राजा का ज्येष्ठ पुत्र था। ठीक है, इसे भी प्रशासनिक कार्यों में निपुण बनाया जाता था, क्योंकि राजा के बाद में इसका यही शासक बनता था। फिर था सूत। सूत बता दिया अभी मैंने, रथों का निर्माण करते थे, उसका रख रखाव करते थे। ठीक है, रथ सारथी भी बनते थे। और सेनानी, सेनानी कौन था? सेना का प्रधान था। ग्रामनी, ग्राम शासन का प्रधान अधिकारी था। छत्री कौन थे? ये राजप्रसादों की सुरक्षा हेतु बनाए गए थे, छत्री। संग्रहित कौन थे? संग्रहित राजा का कोषाध्यक्ष देखते थे। संग्रहित ये वाला ही वर्ड है ये भी। ठीक है, ये जो ऊपर बताया ना यहाँ संग्रहित, तो यही ये है। भागदधु कौन था? भूमि कर की वसूली करते थे। अक्षवाप, जुएं आदि पर निगरानी रखने का काम करते थे, अक्षवाप। ठीक है, तो ये उत्तरवैदिक काल में नए नए पदाधिकारी आ गए थे और ये इनके काम सौंप दिए गए थे। ओके, चलिए, तो अब है सामाजिक स्थिति। अब तक तो हमने देख लिया भौगोलिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, राज्य की स्थिति क्या चेंज हुई, वहाँ की जो प्रशासनिक संस्थाएं थी वे कैसे चेंज हो गई थी, नए नए पदाधिकारी आ गए थे, उनको नए नए काम सौंप दिए गए थे। और अब आगे सामाजिक स्थिति में क्या चेंज हो गया। वर्णाश्रम। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। यद्यपि वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्ण व्यवस्था कैसी होगी थी? अब कठोर होगी थी। ऋग्वैदिक काल में भी थी ये, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कठोर होती चली गई। 4 वर्ण थे हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजन्य, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के लिए क्या शब्द है? ऐही। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? ऐही। क्षत्रियों के लिए आगच्छ, वैश्यों को आद्रव और शूद्रों को क्या कहा गया है? आधव। ध्यान रखेंगे, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। ऐही, ऐही कहा गया है ब्राह्मणों के लिए। आगच्छ, आगच्छ किसको कहा गया है? वैश्यों को, नहीं क्षत्रियों को। और आद्रव, आद्रव कहा गया है किसे? वैश्यों को। और शूद्र के लिए क्या कहा गया है? आधव। ये 4 वर्ड हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य और शूद्र। ये ध्यान रखेंगे किसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में द्विज कहा जाता था ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। इन तीनों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। ठीक है, और चौथा वर्ण था शूद्र। और ठीक है, और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे उस टाइम पे इन्हें उपनयन संस्कार होता था, उसका भी नहीं अधिकार था। जो शूद्र लोग थे उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। और इनके लिए, और यहीं से इनको क्या मानना शुरू कर दिया था? इनको आधारहीन या अपात्र मानना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये जो वर्ण व्यवस्था जो कठोर हुई थी, तो ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई थी यहीं से। और ये भी कहा जाता है, देखो ये इमेज जो है, ये बताया गया है कि ब्रह्मा जो थे, भगवान ब्रह्मा जो थे, उनसे ही इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे कि माउथ है ब्रह्मा का, तो उससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है माउथ से। तो
और जो उनकी भुजाएं थी, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। और जो उनकी लेग्स थी, टांगे थी, उनसे वैश्य बने थे। और जो उनके फीट थे उनसे शूद्र बने थे। और एक पॉइंट ये भी माना जाता है कि जब यहाँ हमारे यहाँ आर्य आए थे तो आर्य जो थे कलर में फेयर थे, और हमारे यहाँ जो नेटिव रह रहे थे इंडिया में पहले से ही, वे कैसे थे, डार्क थे। तो जब आर्य यहाँ आए तो उनका हमारे यहाँ के नेटिव से क्या हुआ, लड़ाई हुई उनके यहाँ रहने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने हमारे नेटिव्स को हरा दिया था। और आर्यों में जो लोग थे, आर्य समाज जो था वो बटा हुआ था। कुछ उसके अंदर पुरोहित थे, है ना, और राजा थे उस टाइम पे वहाँ, सेनानी भी थे और कॉमन पीपल भी थे। तो इन्होंने अपने यहाँ के जो राजा थे उनको बता दिया था कि ये तो क्षत्रिय हैं, राजा और जो सेनानी हैं वे क्या हो गए कि ये तो हो गए क्षत्रिय। और जो इनके पुरोहित थे, पुरोहितों को इन्होंने क्या बताया कि ये ब्राह्मण हैं। और कॉमन पीपल को इन्होंने वैश्य बताया। और हमारे यहाँ जो डार्क नेटिव्स रहते थे उनको ये दस्यु या दास बोलते थे। और इसको ही इन्होंने क्या कहा कि ये शूद्र है। ठीक है, तो ये पॉइंट माने गए हैं उत्तर वैदिक काल में कि ऐसे ऐसे समाज 4 वर्णों में बट गया था। ब्रह्मा से भी इनकी उत्पत्ति हुई है और इस चीज़ को भी माना गया है। ठीक है, चलिए अब है कैसा समाज में और क्या चेंज हुआ है यहाँ। देखो, समाज पैट्रियार्कल सोसाइटी ऋग्वैदिक काल में भी थी, पीढ़ सत्तात्मक था समाज। ठीक है, पीढ़ सत्तात्मक, सॉरी गलत बन गया, पैट्रियार्कल ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लेकिन ये कहा जाता है कि जो ऋग्वैद काल में पीढ़ सत्तात्मक तो उसमें भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था, लेकिन यहाँ कठोर होती जा रही थी ये चीज़ें, ये ज़्यादा मतलब पहले से और ज़्यादा नियंत्रण आ रहा था। जो पुरुषों के हाथ में था वो नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ गया था पहले से। ठीक है, और ये क्या था, चाइल्ड मैरिज। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था वहाँ चाइल्ड मैरिज थी नहीं, है ना। ऋग्वैदिक काल में तो मना थी, बिल्कुल नहीं होती थी चाइल्ड मैरिज, लेकिन यहाँ चाइल्ड मैरिज कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी। बिल्कुल कॉमन में, मतलब ये यूजुअली होती रहती थी चाइल्ड मैरिज भी। सती प्रथा चल गई थी, वहाँ सती प्रथा भी नहीं थी। यहाँ क्या हुआ था, वोमेन की स्थिति में डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। एक तो उसको जो वो थी असेंबली अटेंड करने से मना कर दी थी महिलाओं को। बाकी तो वो पूजा में तो पार्टिसिपेशन करती थी और जो वैसी सेरेमनी होती थी उनमें भी भाग लेती थी। लेकिन फिर भी यहाँ से पता चला है कि वोमेन की स्थिति, अब जैसे चाइल्ड मैरिज है, सती प्रथा है, तो इनसे तो वोमेन की स्थिति खुद ही डिक्लाइन हो जाएगी। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह जो था उस पर भी रोक लगा दी थी। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। विधवाओं की मैरिज पे भी इन्होंने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। लेकिन वहाँ क्या था, ऋग्वेद में विधवा पुनर्विवाह की भी परमिशन थी। तो इस तरह से ये स्थितियाँ चेंज होनी शुरू हुई उत्तर वैदिक काल में। मोनोगेमी और पॉलीगेमी ये तो वहाँ भी थी ऋग्वैदिक काल में भी। जनरल प्रैक्टिस में तो मोनोगेमी थी, एक बार में एक पत्नी रख सकते थे। और पॉलीगेमी जो रॉयल फैमिली थी या जो नोबल फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, वो पॉलीगेमी में रह सकती थी, मतलब एक से ज़्यादा वाइफ एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे। और उत्तर वैदिक काल में जो समाज था, व्यक्ति का जीवन जो है वो 4 आश्रमों में बांट दिया था। पहला था ब्रह्मचर्य, 25 साल तक था जो, ठीक है। फिर गृहस्थ था, 25 साल से 50 साल तक की व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करना है। फिर तीसरा था हमारा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो था कि 25 से 75 साल तक, 50 से 75, 25 उसमें बांट दिया था ग्रुप में इसको, तो कि 25 से 75 तक ये वानप्रस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करेगा और उसके बाद संन्यास जीवन। ठीक है, ये 4 आश्रम हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास। 4 आश्रमों में व्यक्ति के जीवन को बांट दिया था। ठीक है, तो ये होगी हमारे यहाँ की, ये उत्तर वैदिक कालीन की सारी सामाजिक स्थिति, क्या चेंज हुआ, कैसे कैसे समाज में क्या परिवर्तन है। अब है यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा रहा। आर्थिक जीवन में हम देखेंगे कि पहले पशुपालन था, पशुपालन की अपेक्षा कृषि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी थी। यहाँ क्या हो गया था, कृषि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था। और कौन कौन सी फसल, धान गेहूँ ये उगानी शुरू कर दी थी यहाँ। अब गाय तो थी इम्पोर्टेंट बहुत, गाय के साथ साथ अब भैंस भी इनकी क्या बन गई थी, पालतू पशु बन गई थी। बहुत सारे व्यवसाय शुरू हो गए थे, जैसे सारथी, गडरिया, स्वर्णकार, मणिहार,
धोबी, लोहार, जुलाहा, है टोकरी बनाने वाली, ये सारे व्यवसाय शुरू हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में तो क्या था, पशुपालन का ही काम ज़्यादा करते थे वे लोग। बर्तन बनाने शुरू कर दिए थे इन्हें। इनके बर्तनों को क्या कहा जाता था, चित्रित, धूसर, मृदभांड कहा जाता था। ऋण देने और ब्याज लेने की प्रथा शुरू हो गई थी। सूत कातने और वस्त्र बुनने का व्यवसाय बहुत अधिक विकसित था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि पूछ ले अगर कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को सूत की जानकारी थी या नहीं थी, तो बता देंगे कि थी उन्हें जानकारी। उसमें लोहे की खोज करी थी इन लोगों ने। ठीक है, लोहे की खोज करी थी और लोहे को क्या कहा गया था, श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया था। 4 शतपथ ब्राह्मण में 4 कृषि की 4 क्रियाएं मिली हैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख हुआ है। और यहाँ से सिंचाई के साधन भी पता चले अथर्ववेद से कि सिंचाई भी करते थे ये लोग। और पशुपालन तो गौण हो गया था, कृषि ज़्यादा शुरू हो गई थी। और हल्की नाली को क्या कहा गया था, सीता। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और क्या थी, मुख्य फसल क्या थी इनकी, धान और गेहूँ थी। यजुर्वेद, एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस फसल को क्या कहा जाता था उस टाइम पे। अब जैसे धान था, धान को ब्रीही कहते थे ये, जौ को यव बोलते थे, उड़द को मान, मूंग को मुंद्र और गोधूम को गेहूँ, मसूर आदि ये सारे उस टाइम के अनाज हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उस कौन सी फसल को ब्रीही के नाम से जाना जाता है, उत्तर वैदिक काल में कौन सी फसल को ब्रीही कहा गया है या ब्रीही के नाम से जाना जाता है, तो बता देंगे धान को ब्रीही कहा गया है। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, धान को ब्रीही, जौ को यव, उड़द को मान, मूंग को मुद्र और गेहूं को गोधूम कहा गया है। नहरों का भी उल्लेख मिला है, सिंचाई का भी पता चला है, नहरों का भी पता चला है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे। और हाथी को पालतू बनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, उत्तर वैदिक काल से मिले हैं। चलिए, अब ये थे ब्राह्मण क्षत्रिय तो करों से मुक्त थे। सबसे ज़्यादा कर किससे लेते थे, वैश्यों से लेते थे। और इन्होंने कहा कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, यहाँ सिक्कों की जगह सतमान, निष्क, कृष्णल इन सब को यूज करते थे। इनमें व्यापार भी करते थे और इनकी सिक्कों की जगह पे इन्हें यूज़ करते थे। ये वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ज़्यादा थी, है ना। अच्छा, ज़्यादा नहीं थी। इन्होंने कहा कि वस्तु जो व्यापार तो जो था वो वस्तु विनिमय के आधार पे होता था। वस्तु विनिमय जानते हो, बार्टर सिस्टम, एक चीज़ लेना और उसके बदले में दूसरी चीज़ देना। कैसी थी सभ्यता, ना तो पूरी तरह ग्रामीण थे ये, ना पूरी तरह शहरी थी। प्राक शहरी अर्थव्यवस्था थी ये। ठीक है, ना पूरी तरह ग्रामीण थे, ना पूरी तरह शहरी थी। समुद्र का ज्ञान था उत्तर वैदिक कालीन लोगों को। ओके, इम्पोर्टेंट है ये भी। समुद्र से क्या होता था, वाणिज्य व्यापार होता था। ऐसा बोला जाता है कि उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे ना, वे बेबीलोन से व्यापार करते थे उस टाइम पे। तो इन लोगों को तो समुद्र की जानकारी थी। सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं हुआ था, अभी बताया है। और कपास का उल्लेख नहीं हुआ है उत्तर वैदिक ग्रंथों में, कपास की जानकारी नहीं थी। ठीक है, ऊनी शब्द का प्रयोग कई बार आया है। बुनाई का काम स्त्रियां करती थी और कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था, पेशकरी। तैत्तिरीय अरण्यक में पहली बार नगर की रचना हुई है और ये कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल का जब अंत आने वाला था तब नगरों के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए वहाँ से। मतलब पूरी तरह से नगरणी थी, ग्रामीण भी थी और नगरीय भी थी ये सभ्यता। चलो, ये देखो, ये सारे क्या हैं, इनके व्यवसाय हैं। कैटल रियरिंग शुरू हो गई थी, फार्मिंग, कारपेंट्री, स्पिनिंग, गोल्ड स्मिथ, पोट्री, ट्रेड वाटर सिस्टम, फाइटिंग, मेटल वर्क, कॉपर और ब्रॉन्ज की जानकारी थी इन्हें। तो ये सारे इस टाइम के ऑक्यूपेशन है उत्तर वैदिक काल के। और व्यापार जो होता था ट्रांजैक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता था, निष्क। निष्क क्या था, ये गोल्ड को कहा जाता था निष्क। बार्टर सिस्टम ये है, ये बार्टर सिस्टम की इमेज है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना। ओके, चलो। एग्रीकल्चर क्या बन गया था, चीफ ऑक्यूपेशन बन गया था इनका एग्रीकल्चर। पशुपालन की जगह एग्रीकल्चर हो गया था। आयरन की जानकारी होगी थी इन्हें, तो आयरन जो थी, आयरन एक्स बना ली थी इन्होंने। उसके आधार पे इन्होंने क्या करा था, जो जंगल थे उन्हें साफ़ कर दिया था और वहाँ कृषि करनी शुरू कर दी थी। इनकी जो ये एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन बना है इनका, तो इसका मेन रीज़न यही रहा है कि यहाँ आयरन के वे थे, हल से खेती करते थे। और इस टाइम पे इन्हें खाद की भी जानकारी होगी थी, नॉलेज ऑफ मैन्यूअर, खाद के बारे में भी पता चल गया था। ट्रेड भी करते थे ये लोग,
ट्रेड संजानी थे ये। बार्टर सिस्टम था ट्रेड के लिए, एक्सचेंज करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। और काऊ को भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था, इसकी बहुत वैल्यू थी काऊ की भी उस टाइम पे। ओके, चलिए धार्मिक स्थिति में क्या चेंज हुआ अब तक ये देख लिया हमने। धार्मिक स्थिति में क्या हुआ, पहले जो ये देवता थे जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र जो थे, इनकी सबकी इम्पोर्टेंस कम होनी शुरू हो गई थी। और इनकी जगह कौन आगे थे, प्रजापति आगे थे, विष्णु और रुद्र। प्रजापति को जो है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सर्वोच्च स्थान इन्होंने उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को दिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे हैं, ठीक है। रुद्र और विष्णु जो हैं इस काल के दो अलग, मतलब विष्णु और रुद्र भी प्रमुख देवता माने गए हैं। वरुण जो थे वे जल के देवता माने गए हैं उत्तर वैदिक काल में। और पूषण को शूद्रों का देवता कहा गया है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन में आ गया, ये पेपर में पूछ लिया है क्वेश्चन कि शूद्रों के देवता को उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता किसे कहा गया है, तो पूषण को कहा गया है। ओके, तो ये इस टाइम की धार्मिक स्थिति में ये चेंज हो गया है। ओके, अब देखो प्रेयर्स जो थी उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में तो प्रेयर पे ज़्यादा फोकस था, प्रेयर ज़्यादा करते थे ये लोग। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रेयर क्या हो गई थी, वो कम होती जा रही थी, डिक्लाइन होता जा रहा था उसका। और सेक्रीफाइस, बलि देने की प्रथा जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। ये बढ़ती जा रही थी और ये कम होती जा रही थी। और प्रजापति जो थे इन्हें कहा गया था कि ये क्रिएटर हैं संसार के, विष्णु जो हैं ये प्रोटेक्टर हैं, और रुद्र जो हैं ये डिस्ट्रॉयर हैं। ये वैदिक टेक्स्ट हैं उत्तर वैदिक काल के। वैदिक टेक्स्ट मतलब वैदिक ग्रंथ जो हैं उस टाइम के। इनको दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और किसमें, स्मृति में। श्रुति के अंदर आते हैं 4 वेद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण्स हैं और उपनिषद हैं। 4 वेद पता ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ब्राह्मण्स हैं 6, तैत्तिरीय है के अंदर, और भी ब्राह्मण्स के, ठीक है। और आरण्यक हैं, आरण्यक बोला जाता है कि जो हर्मिट थे, जो जंगलों में रहने वाले साधु संत थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है, किससे, आरण्यक से मिलती है। इसको आरण्यक को फॉरेस्ट बुक भी कहा गया है। उपनिषद थे हमारे, उपनिषद ये कि जो वे थे शिष्य जो थे वे अपने गुरु के पास बैठ के इनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, उसको उपनिषद कहा गया है। चलिए, तो ये है स्मृति। स्मृति में क्या क्या आते हैं हमारे, इतिहास हैं, पुराण आ गए हैं। पुराण में शिव पुराण, विष्णु पुराण, ओके, रामायण, महाभारत, ये वैदिक टेक्स्ट रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन के। और सूत्र रहे हैं, सूत्र में धर्म सूत्र, मनुस्मृति और नारद स्मृति, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वैदिक टेक्स्ट जो हैं को ध्यान रखेंगे, 2 इसमें बांट दिया गया है, श्रुति और स्मृति में। श्रुति के अंदर वेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। स्मृति में रामायण, महाभारत, और पुराण आते हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, और सूत्र हैं धर्मसूत्र, मनुस्मृति और नारद स्मृति। ओके, चलिए अब यह है एजुकेशन सिस्टम क्या था वैदिक पीरियड में। एजुकेशन दी जाती थी उस टाइम पे, ऐसी हम ये बुक्स नहीं पढ़ाई जाती थी जैसे हम आज पर हम पढ़ते हैं। उस टाइम तो वेद का अध्ययन कराया जाता था उन्हें। 4 वेद थे, 6 वेदांग थे, वेदांग का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, ये थे ना, ये 6 वेदांग थे। और उपवेद थे, ऋग्वेद के उपवेद थे, उनका अध्ययन कराया जाता था। जैसे गंधर्व वेद था, शिल्प वेद था, धनुवेद था, ये उपवेद थे। इन सब के जो 4 वेद थे इनके उपवेद थे, इनकी अध्ययन कराते थे ये। और ब्राह्मण्स के बारे में जानकारी देते थे, उपनिषद पढ़ाते थे, और भगवत गीता के बारे में जानकारी देते थे। तो ये एजुकेशन सिस्टम था वैदिक काल का। और क्या लिटरेचर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के, इसमें सबसे एपिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक रहे हैं रामायण और महाभारत। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने लिखी थी ये। और इसमें जो भगवान राम हैं और सीता हैं उनकी कहानी बताई गई है इसके अंदर। और महाभारत जो था, महाभारत जो है लॉन्गेस्ट एपिक था, लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम है वर्ल्ड की, ध्यान रखेंगे। लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम कौन सी है वर्ल्ड की, वो है महाभारत। और किसने लिखा था, ये व्यास जी ने लिखा था, ऋषि व्यास ने। और ये कहा जाता है कि व्यास जी ने बोला था, और भगवान जो गणेश जी थे उन्होंने इसको अपने दांत से लिखा था।
और इसमें वही है कि जो कौरव थे और जो पांडव थे उनके बीच में युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया गया है। चलो, तो ये थे हमारे ये जो उत्तर वैदिक कालीन जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने यहाँ डिस्कशन कर लिए हैं ना। और इस वीडियो के अंदर ध्यान रखेंगे कि खाली एक लुसेंट ही नहीं है, लुसेंट के तो पॉइंट इसके अंदर हैं ही सारे, उसका तो एक भी पॉइंट नहीं छोटा है, लेकिन बाहर से भी जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए वे भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपके जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो तो आपके सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएं। चलिए दोस्तों, और फीडबैक ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए, थैंक यू सो मच।